नमस्कार। दसम सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 1 पेज नंबर 2 व 3। आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश क्या है? प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य वंश की स्थापना 326 ईस्वी पूर्व हुई थी। लगभग मगध के राज शासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा धनादन शासन था। इस समय पश्चिम उत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी। अधिक कर भार के कारण वहाँ की जनता उस राजा से असंतुष्ट थी। इस स्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न समस्याओं को दूर करे। धीरे धीरे उस मौर्य वंश के राज में शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल का कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। मगध दक्षिण बिहार के अंदर आया हुआ है। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लगाकर 298 ईस्वी पूर्व। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनादन को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज शासन पर आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस का मतलब होता है योग्य सेनापति का नायक। पराजित करने के बाद संधि हो जाती है। संधि में मित्रता मेल जोड़। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी के पश्चिमी क्षेत्र उसे दे दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। विवाह करने के बाद उसने अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। राजदूत का मतलब होता है देश या राज्य का नियुक्त प्रतिनिधि। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरान, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, कश्मीर के कुछ भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ एहनादुल और मुरादुल से वर्णित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। तमिल ग्रंथ एक साहित्य का नाम है। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। भद्रबाहु का मतलब होता है सुप्रसिद्ध जैन आचार्य या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उसने 298 ईसा पूर्व में मैसूर में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। अब आएगा बिंदुसार। बिंदुसार का मतलब होता है मौर्य राजवंश के राजा थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकार थे, जिसने यूनानी लेखक अभित्रोसेट कहते हैं। वायु पुराण में इसे भद्रसार या जैन ग्रंथों में शीर्षेन कहा जाता है। उसने सुंदरवती दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को भी
जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर दिया। दिव्यादान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला का मतलब होता है गांधार देश की राजधानी या शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक, बाद में सुसीम को भेजा। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। राजदूत के बिंदुसार दरबार में भेजा था। अब पढ़ेंगे हम अशोक के बारे में। 232 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व जैन अनुशति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुजरात अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेख या अभिलेखों, अभिलेख का मतलब होता है पत्रों तथा धातु जैसे कठोर सतहों पर पाटन सामग्री लिखना, जिससे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती थी। अभिलेखों में अशोक ने देवानी पीएम और देवानी प्रियदर्शी उपाधि से विभूषित है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उसने पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। विदिशा का मतलब होता है ये मध्य प्रदेश में एक शहर का नाम है। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का वर्णन भी मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतांग के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला दिया। राज्याभिषेक का तात्पर्य वैदिक संस्कार का राजा बनने की घोषणा या अधिकारों की घोषणा की जाती है, उसे राज्याभिषेक कहा जाता है। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त पूरा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग एक शक्तिशाली साम्राज्य था। जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुफा अभिलेखों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था और ये 1 लाख लोग मारे जाने के बाद अशोक इस नरसंहार से दुखी हुआ। दुखी होने के बाद उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। शस्त्र त्याग का मतलब होता है हथियार कभी हाथ में नहीं लूँगा। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली और तोसाली बनाई गई। धीरे धीरे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसने बहरी घोष के स्थान पर थम घोष अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पूर्व राजतरंगी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। राजतरंगी का मतलब होता है संस्कृत ग्रंथ या राजाओं की नदी भी कहते हैं। बाद में ये गुरु मोगली पुत्री के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविका के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसके नाम थे सुदामा, चौपाल, विश्व झोपड़ी और कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी
कपिलवस्तु की यात्रा की। धीरे धीरे उसने वहाँ भूमि कर की दर 1/4 से घटाकर 1/8 कर दी। अशोक के शिलालेखों में चोल, चैल, पांड्य, केरल के सीमावर्ती राज्य बताए गए। राज्य अभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखा में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा गया है। इस 4 पैराग्राफ पढ़ने के बाद कुछ नवीन शब्द आए हुए उसे मैं वापस पुनः दोहरान कर रहा हूँ। पहला है मौर्य वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। दूसरा है मगध दक्षिण बिहार के अंदर आया हुआ है। सेल्यूकस योग्य सेनापति का नायक। संधि मेल जोड़ या मित्रता या समझौता। आक्रांत हमला करना, आक्रमण करना। तमिल ग्रंथ साहित्य का नाम। भद्रबाहु सुप्रसिद्ध जैन आचार्य या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे। तक्षशिला गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। राजदूत देश द्वारा या राज्य द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि। अभिलेख पत्थर व धातु जैसे कठोर सतहों पर पाटन सामग्री। राज्याभिषेक वैदिक संस्कार राजा बनने की घोषणा या अधिकारों की घोषणा। कलिंग शक्तिशाली साम्राज्य था। हाथी गुफा शिलालेख का नाम उड़ीसा राज्य में है। शस्त्र त्यागना, हथियार त्यागना। विदिशा मध्य प्रदेश में शहर का नाम। अनुसंधान ज्ञान की खोज करना। इस पाठ के अंदर ये नवीन शब्द इस प्रकार थे। इसी पैराग्राफ के अंदर से 8 प्रश्नों के उत्तर बनाकर लिखना व याद करना है। सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करने हैं। जय हिंद, जय भारत।